मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करें। कल टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया था हमारा शिक्षा वाला। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज बातचीत करेंगे हरियाणा की फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, जिन्हें कहते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज़। हरियाणा एक ऐसी ज़मीन रही जिसमें बेहतरीन राजनीति करने वाले, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी और अगर कहें तो किसान और नौजवान, सेना के जवान, इन सब के कारण हरियाणा की पहचान है। राजनीति के बहुत से धुरंधर हमारे हरियाणा की ज़मीन में पैदा हुए, जिन्होंने कभी रक्षा मंत्री के रूप में, कभी रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री के रूप में कैबिनेट मिनिस्ट्री को संभाला। कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना मजाक नहीं होता और बहुत काबिल आदमी को ही कैबिनेट मिनिस्ट्री के लायक समझा जाता है। तो देश की राजनीति में आपके हरियाणा से कई लोग चमके, जिनमें अगर बड़े तौर पे बात करूं तो सुषमा स्वराज, जो 7 बार एमपी बनी। 7 बार एमपी एक महिला का बनना ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक तरफ आपके बंसीलाल जी रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, भजन लाल जी कृषि मंत्री रहे, छोटे मोटे कई डिपार्टमेंट देखे। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ी जगह पहुंचे। जैसे आपकी राजनीति में तो आपके लोग थे ही, लेकिन इन्होंने देश में नाम कमाया। और सुषमा स्वराज आप जानते हैं बहुत पढ़ी लिखी काबिल महिला थी, सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर के रूप में जानी गई। उनके हस्बैंड 31 साल में एक बहुत बड़े पद पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे और ये बहुत गर्व की बात होती है कि कोई एक यंग एज में इतना कुछ अचीव कर ले। तो राजनीति में आपके एक से एक धुरंधर रहे, आपके राज्य में भी काम किया और देश में बड़ा नाम कमाया। खिलाड़ियों में तो क्या ही कहने हैं, जितने भी अवार्ड आप 3 बड़ी प्रतियोगिताएं OAC, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ में उठाते हैं, इनमें हमने हर बार देखा कि जितने मेडल आते हैं उसका अकेला हरियाणा लगभग आधे के इर्द गिर्द में 1/3 से तो ज्यादा ही अवार्ड अकेला हरियाणा उठा लाता है। इसका मतलब हरियाणा के खिलाड़ी एक पहचान दिलाते हैं विश्व स्तर पर हमारे पूरे देश को। आप सब जानते हैं 21 बार ही कभी गोल्ड का नंबर आता है और उस गोल्ड में हम प्राउड से कह सकते हैं भाला दिवस अब हमारे हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 7 अगस्त। और फिर आप जानते हैं ये बलाली की दोनों जो ये बहनें थी, इनकी कज़न विनेश फोगाट, भाई कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिला और एशियन में गोल्ड मिला। तो खिलाड़ियों में तो हमारा नाम दूर दूर तक है और दुनिया नाम जानती है खेलों में भारत का, और भारत में सबसे बड़ा कारण हरियाणा। किसानों की तो ज़मीन स्टार्टिंग से रहा ही है, हरा भरा प्रदेश था, हरित प्रदेश था। इतिहास की सबसे पुरानी किताब वेदों में भी हरियाणा का जिक्र है, तो किसानों के कारण ही वेदों में इसका जिक्र आया। हरा भरा प्रदेश था। जवान आप जानते ही हैं, आपकी वीर नगरी भी है, आपके भिवानी वॉर हीरोज भी हैं, वॉर मेमोरियल भी है। और जो एक आपके टोटल आपके देश में 21 लोगों को सबसे बड़ा परमवीर चक्र मिला, जिनमें मेजर शैतान सिंह के बारे में मैंने बताया था। 62 की लड़ाई में इंडो साइनो वॉर में जिस टुकड़ी को वो लीड कर रहे थे, उसमें 120 जवान हमारे हरियाणा के थे और रेवाड़ी के थे, जिनमें से 114 शहीद हो गए देश के लिए। ये बहुत प्राउड की बात है। तो किसानों की, जवानों की, खिलाड़ियों की, राजनीतिज्ञों की भूमि रहा ये हरियाणा, और हरियाणा का अपना एक कल्चर था जिसमें ये सब चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले अगर इतिहास से उठा के देखें तो तुम्हारी बुक खोल लो ताकि हमें पता रहे कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे लाइन पे चलने में चीज़ें आसानी से कवर हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक होगा ये, देखना 243 पेज है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज। इनमें जितने नाम लिखे हैं सब बहुत बड़े लोग हैं। एक एक करके सबके बारे में बातचीत करेंगे। पहला नाम किसका लिखा है? सबसे पहला नाम लिखा है हर्षवर्धन। अगला महिपाल, फिर अनंगपाल सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? अच्छा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पहले यही 4 कर लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग हैं। पहला नाम लिखा है हर्षवर्धन का। आप सबको इसकी कहानी पता है, आपने बहुत बार इसकी कहानी सुनी।
अब हरियाणा के नजरिए से भी देख लें, हर्षवर्धन, इनके बाप दादा परदादा कई सालों पहले जब गुप्तों का राज था इंडिया पे, दो बड़े, अगर कहें बहुत बड़े राजा, तो या तो मौर्य थे या फिर गुप्त। इनसे पहले भारत नहीं था, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए महाजनपद, 16 महाजनपद। मौर्यों में पहला लड़का था जिसके टीचर ने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य को एक सपना दिखाया कि पूरे भारत को एक बना सकते हैं, अखंड भारत। इन लोगों ने भारत को इकट्ठा किया था, नहीं तो उससे पहले भारत बटा हुआ या कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं, कोई एक यूनिटी वाली बात नहीं थी। इनमें 3 बड़े नाम थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। लेकिन अशोक की क्योंकि नीतियां बहुत ज़्यादा काइंडनेस वाली थी, वो अपने राजपाट को चला नहीं पाया लंबा। उसने तो चलाया, लेकिन आगे जाके मौर्योत्तर काल में धीरे 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 इनका खात्मा हो गया, विदेशी आक्रमणकारी आ गए। फिर एक लेटर स्टेज में आपका साम्राज्य खड़ा हुआ जिसका नाम है गुप्त, जिसकी शुरुआत की थी ये विदेशियों के सामंत थे। कुषाण आए थे आपके यहाँ, यूची कबीले से बाहर से, अफगानिस्तान के और पहाड़ी इलाकों में से। उनके एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क के सामंतों में, कभी आगे जाके कनिष्क तो मर गया, उसके सामंतों में एक सामंत था श्रीगुप्त, जिसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने एरिया का राजा हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा दबा कुचला सा बैठा रहा, इसने ज्यादा कोई ये नहीं कहा खड़े होके कि मैं ही भारत का राजा हूँ। इसके बाद इसका बेटा और फिर उसका बेटा जिसका नाम था चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वो राजा है जिसके कारण ये आगे बढ़ा। इसका नाम भी चंद्रगुप्त था, लेकिन इसके नाम के आगे मौर्य लगता था। ये चंद्र और गुप्त, इसका सरनेम पीछे का गुप्त है, श्री गुप्त है, भाई इसके दादा थे, फिर चंद्रगुप्त है, आगे समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, कुमार गुप्त है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। इस आदमी ने अपने साम्राज्य को बिल्कुल खुल के कहा कि मैं इंडिपेंडेंट राजा हूँ, महाराजा धीराज, और मेरी ही चलेगी। बहुत लंबे टाइम तक ये लोग राज करते रहे। तब तक फिर देखते 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 6ठी शताब्दी आ गई। 6ठी शताब्दी तक इनका डंका बजता रहा, पर फिर इनका भी एक टाइम था वो खत्म हो गया। 200-250 साल बाद जाके इनके वंश के कमजोर राजाओं ने देखा कि अब हमारे बस की है नहीं काम, तो इनके बाद गुप्तोत्तर काल आया और उसी में एक आदमी था कोई जो इस वंश को शुरुआत करेगा, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, हर्षवर्धन के पूर्वज, उससे भी पहले, सबसे पहले अगर कहें तो बहुत पुराने टाइम में पुष्यभूति नाम का एक आदमी था, वो भी कभी सामंत थे। वहां से चलते चलते हर एक के नाम में इन्होंने क्या लगाना शुरू कर दिया, वर्धन, और इसलिए ये वर्धन काल कहलाया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट में बात करें अगर, तो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिताजी हैं और इनके 3 बेटा बेटी हुए। इनका सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, फिर इनकी बेटी थी राजश्री, और एक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बचपन से, क्योंकि छोटा था, सबसे बहुत केयर में पला पड़ा था। राज्यवर्धन को राजकाज संभालने को मिला जब प्रभाकर वर्धन मर गए। प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे का राज्याभिषेक करवा दिया और उनके रहते रहते ही हो गया था भाई अगला राजा ये। प्रभाकर वर्धन के जाने के बाद 605 में इनका बड़ा बेटा, जिसका नाम क्या है, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन ने राजपाट संभाला। इस टाइम तक ये हरियाणा पंजाब की बेल्ट के राजा थे, तो इनकी टेरिटरी हमारे आसपास थी, और हमारे आसपास थानेसर, कुरुक्षेत्र के आसपास का पूरा इलाका इनका था। कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, लेकिन उस टाइम बाकियों के मुकाबले ये अच्छे खासे खाते पीते खानदान के माने जाते थे। जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम तुम्हारे देश में से गुप्त खत्म हो गए और छुटपुट राजा, जैसे हरियाणा की तरफ ये लोग हैं, यूपी की तरफ कोई और है, एमपी की तरफ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ दक्षिण की तरफ और छुटपुट से हैं। कोई भारत को संभालने वाला राजा नहीं है। तो उस टाइम पर जब भारत पे कोई राज नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, राज्यवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन ने इस बेल्ट में अपना वर्चस्व बना लिया। कौन सी बेल्ट में, हरियाणा, हरियाणा थोड़ा सा दिल्ली पंजाब वाली बेल्ट में। तो जब वो एक्सपायर हुए तो बनी बनाई प्रॉपर्टी किसको मिल गई, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हक था, इसने अपनी राजधानी थानेसर रखी, बढ़िया काम किया। इसके पिताजी ने ना अपने जीते जी अपनी बेटी, इसकी बेटी कौन थी, इसकी शादी यूपी के राजा ग्रहवर्मन से कर दी थी। ये हरियाणा, ये यूपी, बीच में एक नदी तो है बस, यमुना। इसका इलाका था कन्नौज। यहाँ एक काबिल
लड़का था, वो देख के अच्छा लड़का, अपनी बेटी की शादी इन्होंने कर दी, ग्रहवर्मन। वो ग्रहवर्मन के पिताजी मर गए और वो लड़का था नौजवान। तो आसपास के जो ये राजा है ना, इनको लगा क्यों ना ग्रहवर्मन को मार दें और कन्नौज पे अधिकार कर लें, क्योंकि कन्नौज बहुत उपजाऊ इलाका। आप सब जानते हैं यूपी में आज भी अगर उपजाऊ क्षेत्र की बात करें तो गंगा का मेन मैदान किसको कहते हैं हम? तो सबने कहा भाई यूपी के इलाके का जो राज करेगा ना, जो उसके पास टैक्स बहुत आएगा। अब कन्नौज पे राज करने वाला लड़का है यंग, क्योंकि उसके पिताजी गए मर। उसकी प्रॉपर्टी पे अड़ोसी पड़ोसी एक्सपीरियंस्ड मैच्योर जो पुराने राजा हैं इनकी नजर है। तो इन लोगों ने प्लान किया कहाँ के लड़के को मार देते हैं, लेकिन ये कन्नौज वाला किसकी रिश्तेदारी में है? अब हरियाणा। प्रभाकर वर्धन के मरते इनकी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि प्रभाकर वर्धन का बेटा भी उतना भी एज्ड नहीं है, राज्यवर्धन। तो जैसे ही प्रभाकर वर्धन मरा, इन्होंने इस कन्नौज के लड़के ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। यानी यहाँ राजपाट आया किसके हाथ में? वहां का राज्यपाट आया ग्रहवर्मन। तो इन्होंने ग्रहवर्मन को मार दिया। ग्रहवर्मन के मारते ही राज्यवर्धन की बहन विधवा हो गई और इसकी बहन को उन्होंने बंदी बना लिया, अपने पास जेल में रख लिया। तो राज्यवर्धन को लगा भाई मेरी इकलौती बहन बहुत प्यार से पली बढ़ी थी और पिताजी ने इतना केयर से बढ़िया घर भर देख के उसकी शादी की, अब उस पे ये लोग कैसे राज करें। तो यहाँ से अपनी सेना लेके ये यूपी कन्नौज की तरफ चल पड़ा कि जाके अपनी बहन को भी संभालूं और इन लोगों को भी सीधा करूं जो ये मेरे बहन के हिस्से पे आके और काबिज हो गए। यहाँ पे था गौड़ नरेश। गौड़ नरेश था जिसका नाम था शशांक, और एक यहाँ का राजा था मालवा का। ये एमपी और लगा लो बंगाल, इसकी बेल्ट, तो उपजाऊ बेल्ट है बंगाल की भी। ये बंगाल वाला बहुत चालाक है। गौड़ नरेश शशांक बहुत ज्यादा शातिर आदमी है। ये इससे बात करेगा मालवा के राजा से और कहेगा यार हम लोगों को ना इससे थोड़ा खतरा है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वहां से अपनी फौज लेके कौन चल पड़ा? राज्यवर्धन। यहाँ पहुंचता इससे पहले इसका एक आदमी जाके इससे मिलता है और कहता है आपकी मदद करना चाहते हैं गौड़ नरेश। मतलब दोनों को बेवकूफ बना रहा है। कहाँ का आदमी? और ये इतना चालाक है, इसने इसके हाथ इसको मरवा दिया। कितना शातिर और चालाक है। इससे सांठ-गांठ करके और इसको मरवा दिया। सोचो इसके पास का ये राजा मर गया और ये भी इसने मरवा दिया, और फिर फाइनली इसने इसको भी मार दिया। यानी इसने 3 इलाके के राजा मार दिए। कहाँ कहाँ के? यूपी का, मालवा का और हरियाणा का। यूपी मालवा छोड़े, मालवा को तो ये अपने अधिकार में ले भी ले, लेकिन यूपी का कन्नौज और ये राज्यवर्धन का भाई हर्षवर्धन अभी जिंदा है और उसको फील हुआ कि गलत किया। किसने चीटिंग की है सारी? इसीलिए 590 ईस्वी में जन्मा वो लड़का जो अभी सिर्फ 16 साल का है, 606 में 16 साल का एक लड़का अपने भाई की मौत के बाद, और अपने पिताजी अभी 1 साल पहले पिता गए थे 605 में, 606 में भाई का मर्डर करवा दिया। किसने करवाया ये काम? तो इसीलिए ये एक बड़ी सेना लेके अपनी और ये चढ़ाई पे चल पड़ा कि मैं इसको जो है खत्म करूंगा। वहां से जब ये फौज लेके निकला तो इसके साथ कहते हैं यहाँ दूर असम के राजा थे भास्कर वर्मन, उन्होंने भी अपनी फौज भेज दी कि मैं तेरी मदद करूंगा, तेरे साथ गलत हुआ और गलत के खिलाफ आवाज उठाना मेरा भी फर्ज बनता है। वहां से उसकी सेना, यहाँ से इसकी सेना, और फिर बंगाल के राजा को इन्होंने गौड़ नरेश को एक तरह से खत्म कर दिया, उसको दबा दिया। वो मान गया कि भाई तुम मुझसे ज्यादा बड़े हो। यहाँ के बाद ना जब ये सब चल रहा था, इसकी बहन राज्यश्री कहते हैं उसको जेल में से वो किसी तरह निकल के और जंगलों की तरफ चली गई। फिर ये अपनी बहन को लेने मालवा के आगे के हिस्से में आया और फिर इसने देखा ये पूरी बेल्ट खाली है, इस पे कोई राजा है ही नहीं ताकतवर। अपनी बहन को बचा के ये और फिर अपने घर ले गया और इसने कहा अब के बाद ये तेरी प्रॉपर्टी जो है इसका मालिक तू ही है, लेकिन केयर टेकर मैं हूँ। अभी 16 साल का लड़का था। इसकी बहन को लाके इसने कहा जो तेरा इलाका है ना कन्नौज का, क्योंकि इसकी शादी कन्नौज हुई थी, इसने कहा यहीं रहेंगे और कन्नौज को इसने अपनी दूसरी राजधानी ट्रांसफर कर लिया। पहले कहाँ बैठा था ये? इसके पिताजी और इसके भाई थानेसर के राजा थे, लेकिन अब थानेसर में रहने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि सबसे उपजाऊ इलाका कौन सा है? यूपी। तो ये अपनी राजधानी थानेसर से चेंज करके कहाँ ले गया? कन्नौज। और आप जानते हैं टैक्स जिसके पास ज्यादा आएगा उसके पास सेना बढ़ेगी, सेना बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इसके पास लगातार टैक्स का साधन बनता गया, बढ़ता गया, बनता गया, बढ़ता गया। अब ये सब खत्म हो गए और अकेले कौन है अब यहाँ?
सब इसके संगी साथी बन गए। इसने पूरी बेल्ट पर अधिकार कर लिया। काबिल था ये लड़का इस पूरी बेल्ट पर। ये हरियाणा पंजाब से लेके यूपी है, मालवा है, बंगाल है, ये सब इसके पास है। तो इस पूरी बेल्ट में गंगा के उपजाऊ मैदान में खूब टैक्स आता है और इसके पास सेना लगातार बढ़ रही है। ये उत्तर भारत का प्रतापी राजा है। इसके बाद आपको इतना बड़ा राजा मिलेगा नहीं। 606 में इसने राजपाट शुरू किया और 647 में इसका बेटा नहीं था कोई, तो ये बिना राजपाट का उत्तराधिकारी बनाए छोड़े और ये मर गया। इसीलिए फिर इस पूरी प्रॉपर्टी पे मारकाट मचेगी और तब जाके यहाँ पर फिर आप देखेंगे कहीं तोमर दिखाई देंगे और कहीं चौहान। इसीलिए तो, क्योंकि कौन से वंश का खात्मा दिखेगा हमें इसके बाद? हाँ, जो ये पुराने टाइम से वर्धन चले आ रहे थे ना, इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए इनका खानदान देखो, भाई भी मर गया, उसका भी कोई बेटा नहीं रहा होगा, बहन का भी कोई बेटा नहीं था, इसका भी। तो प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी थी पर कोई संभालने वाला नहीं था और इसीलिए उत्तराधिकारी की कमी के चलते अब इस इलाके पे किसका राज चलेगा? जिसमें आपने अनंगपाल तोमर, सूरजपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान के नाम सुने, इसलिए तो इनके नाम यहाँ आए फेमस। तो इस पूरी बेल्ट पर अभी इसके मरने से पहले कुछ खास बातें जान लो। इसको लगा कि मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, क्यों ना दक्षिण भारत की तरफ भी जाऊं, क्योंकि इससे पुराने जितने ताकतवर थे, इससे पहले दो ही ताकतवर थे ना, या तो मौर्य या तो गुप्त। और हमने देखा था गुप्तों ने भी दक्षिण से टैक्स लिया था और मौर्यों ने भी। तो इसको लगा मुझे भी दक्षिण से टैक्स लेना चाहिए। ये अपनी फौज लेके और नर्मदा नदी के तट पे नीचे जाने के लिए आ गया कि दक्षिण के राजाओं को मैं डरा धमका के अपने अंडर लेके उनसे मैं टैक्स वसूलूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम था बादामी। बादामी राजधानी थी। किसकी थी ये? चालुक्य। चालुक्य राजा थे, कुल था चालुक्य इलाका, जैसे गुप्त थे, जैसे मौर्य थे, ऐसे चालुक्य थे। इनकी राजधानी थी बादामी और ये लोग थे क्या नाम था यहाँ के राजा का? पुलकेशियन। पुलकेशियन सेकंड ये बड़ा राजा है इस बेल्ट का। लेकिन ये सच बताऊं तो डरता था यूपी वाले इस राजा से, कन्नौज से। पर जब कोई घर में घुसने लगे तो उसको बाहर निकल के मारना पड़ता है, घर में आने का वेट नहीं करते। इसीलिए इसने सोचा कि भाई मेरे इलाके में आके मुझे हराए, इससे बढ़िया मैं बाहर लड़ लूं कि मेरे इलाके में एंट्री से पहले ही वो रुक जाए। यहाँ से अपनी फौज दल बल लेके ये नर्मदा नदी के तट पे आ गया। और इस तट पे किसकी फौज आ गई यहाँ? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा मोटा राजा मुझे हरा देगा। इस चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किस बड़े राजा को हरा दिया? ये बेइज्जती की बात है। उत्तर भारत का प्रतापी राजा एक छोटे से इलाके के छोटे से राजा से हार गया। ये बात हर्षवर्धन हमें थोड़ी बताएगा। हर्षवर्धन चुपचाप आके अपने घर बैठ गया। ये बात हमें पता चली, पुलकेशियन द्वितीय ने एक पत्थर पे ये बात लिखवा दी, ऐहोल अभिलेख, और उस पे पत्थर पे लिखवा दिया कि इस तरह से इतना प्रतापी राजा इस नदी पर आया इतने दल बल के साथ और हमने उसको भगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं बड़े राजा की हार थी। ये हमें पुलकेशियन द्वितीय के अभिलेख से पता चला। कौन से अभिलेख से? ये पेपर में आ जाएगा, ऐहोल अभिलेख। कोई नहीं, इंसान है और गलती इंसान से ही होती है। बाकी इसने काम बहुत अच्छे किए। हर्षवर्धन ने अपने टाइम में ढेरों चीजों को आगे बढ़ाया। एक बड़ी बात यह है कि जितने लोग काबिल थे ना, और अगर वो हर्षवर्धन के दरबार में आते तो ये उन सबको अपने दरबार में फ्री में रखता था। इसने एक से एक अपने टाइम के कवि, अपने टाइम के जितने राइटर थे, इन सबको अपने यहाँ शरण दी। और ये खुद भी एक बहुत बड़ा राइटर था। इसकी 3 किताबें फेमस हैं। नाग रत्न प्रिय, इसका पूरा नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। ये 3 किताबें हैं। नाग रत्न प्रिय थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये झूठा आदमी था और ये इसने खुद नहीं लिखे थे, किसी और ने लिखे, और इसने उसको पैसे, बाण भट्ट ने किसी और ने, जिसका नाम भी इतिहास में फेमस नहीं है, उसको इसने पैसे देके और कह दिया ये मेरे नाम से छपेंगे। अब वो आदमी कोई गरीब आदमी था, उसने पैसे लेके और इसका नाम छपवा दिया। लेकिन ये बात ऑथेंटिक नहीं है। हम ये मानते हैं इसकी लिखी 3 किताबें हैं। कौन कौन सी? रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसने एक बहुत बड़ा राइटर अपने यहाँ भी रखा था जिसका नाम था बाण भट्ट।
ये बाण भट्ट ने इसके माँ बाप दादा परदादा भाई बहन सबकी जानकारी, जो हम ये पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से इसकी कहानी सुन रहे हैं, ये सब इस आदमी ने लिखी। और इसने एक किताब लिखी हर्षचरित। हर्षचरित या हर्षचरित्र कह लो, एक ही चीज है। चरित्र और चरित्र मतलब उसने क्या कुछ किया। हर्षचरित में इसने सारी बातें बता दी, इसके दादा परदादा के वंश की शुरुआत कैसे हुई, ये किसके सामंत थे, फिर ये कैसे कुषाणों से अलग हुए, सारी हिस्ट्री। इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें 3 में इसके पूर्वज, जो इसके पिता दादा परदादा, और 5 में इसकी विजय, कि कैसे ये 16 साल में राजपाट संभालता है, कैसे अपनी बहन को वापस लाता है, कन्नौज को राजधानी बनाता है, फिर कैसे ये, बस नीचे वाली उस हार का वर्णन नहीं है, बाकी हर तरह की विजय का वर्णन कितने चैप्टर में किया, तो कुल कितने अध्याय हैं। और इन सबको पढ़ के ये सारी कहानी हमें पता चली जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इनमें ही लिखा है, फिर ये सब किताबों में लिखा गया। तो हर्षवर्धन के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। चलो, इसके टाइम में एक बड़ा आदमी और आया था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहाँ से आया? ये चीन से लोग क्या करने आते थे आपके देश में? ये प्रभावित थे महात्मा बुद्ध से। कितनी अजीब है ना, हम कितने अपने आप को ब्लेस्ड माने, लकी माने, जिसके बारे में ये ज्ञान लेने आते थे, ये रहा हमारे देश में वो आदमी। भगवान के रूप में आज पूछते हैं महात्मा बुद्ध को। ये एक इंसान थे और इन्होंने पूरी लाइफ भारत में बिता दी। और कौन इसको अपना भगवान मानता है? चाइनीज इन्हीं की तो पूजा करते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं। इनकी किताबें, इनके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए भारत आते थे ये लोग, क्योंकि इनके ऊपर ढेरों किताबें लिखी गई थी। आपने पिटक सुने होंगे ना, त्रिपिटक। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बुद्ध चरित्र टाइप की किताबें, अश्वघोष ने, पता नहीं किस किस ने लिखी। महात्मा बुद्ध से जुड़ी जानकारी के लिए चीनी यात्री हमेशा भारत आए। उनमें पहले फाहियान नाम का एक आदमी आया था, और अब जो पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन के टाइम, ये आया ह्वेनसांग। ये कुछ दिन इसकी राजधानी में रहा, ये थानेसर में भी आया, कन्नौज में भी रहा, फिर ये दक्षिण भारत तक गया और घूम घाम के कई साल, 10-10, 12-12, 14-14 साल ये भारत में रुकते थे और फिर किताबें लेके चले जाते थे। तो हर्षवर्धन के टाइम में आने वाले का नाम क्या है? अगला नाम क्या लिखा है? दिल्ली और इसके आसपास का एक छोटा सा राजा था, महिपाल। पाल वंश के लोगों ने राज किया। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, इनकी लड़ाइयाँ होती थी ना बीच में राष्ट्रकूटों की। तो ये महिपाल नाम का राजा किसके आसपास राज कर गया? दिल्ली। कुछ ज्यादा हिस्ट्री में इसका नाम नहीं है, बस दिल्ली के आसपास का था, इसलिए पता होना चाहिए। अनंगपाल, इन्हीं लोगों ने क्या बसाई थी? ढिल्ली का। अनंगपाल तोमर पहला राजा जिसने ढिल्ली का बसाई, और ढिल्ली का बसाई लोगों ने। जब ये सब खत्म हो गया, ये कौन से वाला? हर्षवर्धन, यानी 647 के बाद दिल्ली, हरियाणा, यूपी सब वीरान था। उस टाइम अनंगपाल तोमर ने ढिल्ली का बसाई 736-37 ईस्वी में। कौन सी शताब्दी है ये? 7वीं शताब्दी में कौन राज कर रहा था? अब ये मरा भी तो होगा ना इसके बाद। फिर अनंगपाल के ही पूर्वज, इनके नाम रिपीट होते हैं बहुत बार। तो ढिल्ली का जब भी आए, दिल्ली जिक्र आए, तो ये तोमरों ने बसाई है, और कई तोमर फेमस है, जिनमें से कौन सा तोमर भी है? अगर अनंगपाल आया तो ये पहला है, अनंगपाल सेकंड आया तो ये बाद वाला। इन्हीं लोगों के कुल में एक राजा था सूरजपाल, जिसने सूरज कुंड का निर्माण करवाया। हमारे हरियाणा में कौन सी झील है ये? सूरज कुंड, जहाँ मेला लगता है ना, मेला, यहाँ पर। हाँ, इसकी आकृति उगते हुए सूरज जैसी थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सूरज कुंड। ये मानव निर्मित है, क्योंकि इंसान ने बनवाई, राजा ने बनवाई। तो मानव निर्मित झील या कुंड कौन सा बनवाया गया? सूरज कुंड। इन्हीं की फैमिली का आदमी है ये। अगला नाम क्या लिखा है? पृथ्वीराज की कहानी हर्षवर्धन जैसी ही है। जैसे हर्षवर्धन ने, भाई ये जो बातचीत कर रहे हो ना, मैं बार बार बताती हूँ, 2022 में सिलेबस दोबारा नहीं होगा। जिसका जो पॉइंट कहीं से रह गया ना, ये फिर बाद में दुखी करेगा लंबे टाइम तक, दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी अब ये। तो अब लास्ट टाइम ये सोच लो पढ़ रहे हो उसको पहली और आखिरी बार। अब क्या नाम है राजा का? पृथ्वीराज चौहान। चौहानों का वंश आया था तोमरों के बाद। पहले ये वर्धन थे, वर्धन मर गया। कब मरा ये? 647 में। फिर आए थे यहाँ पर कुछ टाइम बाद ये चौहान। पहले तोमर आए, तोमरों के बाद फिर चौहान।
इसी को चौहान भी लिख देते हैं पेपर में, चौहान। कहीं कहीं चाहमान भी लिखा है, ये एक ही चीज है। ये चौहान, चौहान या ये लिखा है चाहमान, एक ही कुल के हैं ये। इनमें कई ताकतवर है, लेकिन सबसे काबिल लड़का था पृथ्वीराज चौहान। 1149 में जन्मा और 1192 तक के इतिहास में इनका जिक्र है। 1178 में ये राजपाट संभालने आ गए थे गद्दी पर, तो 1178 से 1192 ये राजपाट संभाला। तो अगर देखें तो बहुत कोई उम्र दराज नहीं थे जब राजा बने, है ना। यंग सी एज का ही एक लड़का राजपाट गद्दी संभालने बैठ गया। पृथ्वीराज चौहान पूरे इलाके के, जिसमें अजमेर था यानी राजस्थान, जिसमें दिल्ली था, जिसमें हरियाणा था, पंजाब था, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का, जो ये बेल्ट है ना आपकी, जिससे आप बाद में अलग हुए थे भाई, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब एक ही तो था सारा पहले। इस पूरी बेल्ट पर किसका राज चलता था? हाँ, चौहान के बारे में बहुत सारी बातें फेमस हैं, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात एग्जाम के नजरिए से है, 1191 की पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई, और इस लड़ाई को हम कहते हैं तराइन। तराइन कहाँ है? करनाल। तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी लड़ाई, और इस लड़ाई में कितनी अच्छी बात थी कि पृथ्वीराज जीत गए थे, इंडिया के थे और जीत गए। लेकिन इनके काइंड हार्टेडनेस ने, ज्यादा उदार रवैये ने भारत का भविष्य बर्बाद कर दिया, और इन्होंने अपनी बराबरी पे जो आदमी इनसे लड़ने आया था, गौरी, इसको माफ तो किया, इसको अपने गले से हार निकाल के पहना दिया, जो इसको फील हुआ कि मेरी बेइज्जती कर दी। अगले ने इज्जत दी, इनको लगा मेरी बेइज्जती कर दी। इस बेइज्जती को इतना महसूस किया गौरी ने कि गौर जाके 4 दिन तक खाना नहीं खाया, एक कमरे में बंद रहा, और 4 दिन बाद बाहर आके कहा 1 साल की तैयारी कर लो, 1 साल बाद ठीक इन्हीं दिनों में हमें भारत जाना है और इस राजा को खत्म करना है। इस पूरे साल इसने टारगेट बना के सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को खत्म करने का टारगेट बना के मेहनत करता रहा। उस 1 साल में हमारे पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि ये वापस आएगा, क्योंकि इन्होंने इज्जत के साथ वापस भेजा। उसी से अगले साल 1192 ठीक उसी समय पर ये फिर आ गया फौज लेके, और कुछ लोग कहते हैं चीटिंग से जीता, कुछ कहते हैं समझदारी से जीता, जो भी रहा हो। लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली कौन जीत गया? इस बार गौरी जीत गया। और कौन हारा? ये असलियत में राज करने की काबिलियत रखता था। पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन राजपाट में, राजनीति में अच्छाई लंबी नहीं टिकती, यहाँ चालाकी टिकती है। इसने टारगेट बना लिया कि जैसे आज मैं बेइज्जत फील करके वापस आया हूं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया 1 साल बाद ये मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि मेरे जैसा ही तो होगा। और इसीलिए इन्होंने किसको मरवा दिया? बहुत लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एक खासकर एक आदमी जिसका नाम है, पृथ्वीराज का खास आदमी कौन था? हाँ, एक आदमी था चंद्रबरदाई। कहीं कहीं चंद्रबरदाई लिखा है, कहीं चंद्रबरदाई। ये कहते हैं इन्हीं के दरबार में थे, और जब सेकंड इस तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज पकड़े गए, तो ये कहानी आपने सुनी होगी कि पृथ्वीराज चौहान घूर रहे थे गौरी को। तो गौरी को इसलिए घूर रहे थे कि तू कितना बेशर्म है, पिछले साल इन्हीं दिनों मैंने तुझे छोड़ दिया और तू मुझे पकड़ के बंदी बना के यहाँ से ले जा रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों से उसको या तो शर्म आई या क्या उसने फील किया, उसने इनको कहा कि आंखें नीची, भाई मैं जीता हुआ राजा हूँ। तो चौहान ने कहा था हम राजपूत हैं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन आंखें नहीं झुका सकते। तो उसने कहा इसकी आंखें ही फोड़ दी जाएं, और दोनों आंखें फोड़ दी गई। ये बात पता चली चंद्रबरदाई को। ऐसा कहते हैं चंद्रबरदाई कि उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को ये गौर ले गए अफगानिस्तान ईरान वाले इलाके में। तो यहाँ से चंद्रबरदाई इनसे मिलने गया गौर, और वहां जाके इसने किसी तरह राजा यानी क्या नाम था इस राजा का? मोहम्मद गौरी के साथ एक मीटिंग अरेंज की, और वहां जाके उस मीटिंग में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की ढेरों बड़ाइयां गाई कि ये इतना प्रतापी राजा, ऐसा यशस्वी राजा, कि इसको फील हुआ कि देखना चाहिए कि भाई ऐसा कैसा प्रतापी राजा है। तो इसने कहते हैं एक वो कहानी तुमने सुनी होगी कि इसने एक एंटरटेनमेंट के लिए पूरा एक ऐसा सिस्टम तैयार करवाया। उसमें ये राजा यहाँ बैठा, पृथ्वीराज यहाँ खड़ा हो गया, सामने की तरफ यहाँ कोई टारगेट, और यहाँ पूरी जनता बैठी थी।
और वहां से इसने कहा, चंद्रबरदाई ने, कि ये शब्द भेदी बाण चला सकता है, जहां से आवाज आएगी वहीं एकदम निशाना मारेगा। तो उसने जैसे यहाँ खड़ा था चंद्रबरदाई और ये कोई कहते हैं कि इसके पास आ गया था, उसने राजा को इशारा किया कि आप आवाज लगाइए, भाई राजा है, आपकी आवाज पे ये बाण चलाएगा। तो जैसे ही उसने आवाज लगाई, इसने बाण उसकी तरफ चला दिया, राजा की तरफ, टारगेट की बजाय। और गौरी अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था, एकदम से उसकी गर्दन में आके बाण लगा और वहीं मर गया। उसके मरते ही लोग इसको भी मारते। इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा के और चाकू घोंप दिया कि भाई हमें कोई ना मार पाए, एक दूसरे को मार दिया। लेकिन ये बात झूठी इसलिए मानी जाती है कि हमें ये किसने बताई है? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई तो वहां मर गए थे, इसीलिए कहा गया कि ये थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के कही गई बात है। जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं उनका ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की डेथ हुई 1192, लेकिन मोहम्मद गौरी मरा है 1206 में। तो ये तो लगभग 10-12 साल का अंतर है, 12-15 साल का। तो इसलिए ये बात थोड़ी झूठी हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि हम इंडियंस ने इतिहास में चीज़ें तोड़ मरोड़ के पेश कर रखी हैं, इसलिए इस बात को आधे लोग मानते हैं, आधे लोग नहीं मानते। खैर कुछ भी कहो, ये मानने की बात है कि पृथ्वीराज सच में एक बहुत बड़ा राजा था और इसके कई नाम थे। पृथ्वीराज को कहते थे, जैसे पृथ्वीराज तृतीय था, ये इसी का नाम था राय पिथौरा। इसकी जो टेरिटरी थी ना, इसका नाम था सपा दल शेष, ये नाम था। इसकी पूरी टेरिटरी का नाम था सपा दल शेष, और इसको बोलते थे सपा दल शेश्वर, यानी इसका ईश्वर, हमारे इलाके का भगवान है ये। तो एग्जाम में आ जाएगा सपा दल शेश्वर, किसका उपनाम है ये? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के एरिया का नाम क्या था? हाँ, सपा दल शेष, उसमें ईश्वर जोड़ा तो इसका उपनाम पड़ गया। इसी तरह के और 2-4 नाम, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कह देते हैं, ये सब इसके हैं। और इसने दिल्ली में एक, आज भी ना अगर आप कभी दिल्ली जाओ तो दिल्ली में किला राय पिथौरा अवशेष हैं, बस किला नहीं है, बहुत छोटी मोटी सी, ऐसा लगता है बस 4-4, 5-5 फुट की छोटी मोटी दीवार, लेकिन उसके बाहर लिखा हुआ है किला राय पिथौरा। तो राय पिथौरा का किला दिल्ली में है, इसका मतलब इन्होंने कहाँ भी राज किया है। तो अभी मैंने लिखा तो राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये पूरी बेल्ट का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब चारों को। पेज नंबर 243 पर है, हर्षवर्धन पर आ जाओ। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र, किसका भाई है ये? राज्यवर्धन। इसकी बहन कौन है? राजश्री, जिसकी शादी कहाँ हुई? कन्नौज के ग्रहवर्मन के साथ, जिसका मर्डर किसने करवा दिया? शशांक ने। किससे मिलके? मालवा के राजा से। वो गुप्त थे, लेकिन वो असली वाले गुप्त नहीं, बस नाम के थे। हर्षवर्धन टिक कर लो। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र, 606 से 647 ईसा पूर्व को काट दो, ईसवी कर लो, यहाँ लिख लो 7वीं शताब्दी। ये इनके राजपाट के साल हैं, लेकिन इनका जन्म कब का है? 590 का। लिख लो यहाँ डेट ऑफ बर्थ या जन्म 1590, सॉरी 590, 16 साल का बन गया था ना, 590। ठीक है, आगे टिक करना। थानेसर पुष्यभूति वंश, इनके कभी जिसने शुरू किया होगा ये वंश, उसका नाम क्या था? पुष्यभूति के शासक रहे। वैसे इनको वर्धन साम्राज्य बोलते हैं इनके एरिया को। नेक्स्ट पढ़ो। इन्हें उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, तो कहेंगे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किस शताब्दी तक रहा? ये याद रखना, हर्षवर्धन है 7वीं शताब्दी। ये प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और विद्वानों के आश्रयदाता थे, जिनमें से एक नाम तुम्हें क्या याद है? बाणभट्ट, इसी का तो आश्रयदाता ये था। इन्होंने नागानंद, अंडरलाइन कर लो, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना की। तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला? हर्ष चरित्र से, जो किसने लिखी है? बाणभट्ट। वो हम आगे बाणभट्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, महिपाल। महिपाल टिक करो, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के शासक थे। इन्होंने महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी जो थे, उसकी मृत्यु के बाद 1043 में हांसी और थानेसर सहित बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यानी दिल्ली के आसपास के इलाके का एक छोटा सा राजा था महिपाल। किसके बाद की घटना ये? 1000 के बाद। कौन थे 1000 वाले? वो जिसने लगातार आक्रमण किए थे, गजनवी। उसका कोई वंशज, उसका पोता वगैरह, पोता और पड़पोते वगैरह, उनको हराया इन्होंने।
अनंगपाल द्वितीय पे आ जाओ। ये अनंगपाल तोमर से अलग है, ये बाद में आया। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे। इनके राज्य का विस्तार हरियाणा से दिल्ली तक था। इनके राज्य की राजधानी दिल्ली थी। यहाँ लिख लो 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में बसी थी दिल्ली। 736, हाँ 736 से 38 के बीच में बसाई गई थी। क्या था? हाँ, इसी का नाम सूरजपाल। आगे पढ़ लो। इन्होंने तोमर राज्य को सुदृढ़ किया और सेना को अनुशासित किया। इन्होंने ही सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। यही सूरजपाल तोमर भी हैं कहीं कहीं। इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किए। तोमर वंश ने बस राज किया कुछ साल, क्योंकि कोई ताकतवर नहीं था दिल्ली के आसपास। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान। इनका बर्थ का ईयर क्या है? हाँ, लिख लो यहाँ 1149 पृथ्वीराज का। और इनकी डेथ कब मानते हैं? 1192। यहाँ लिख लो दोनों चीजें। अब पहला पॉइंट पढ़ो। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय शासक थे। इन्होंने उत्तर भारत में अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। शासनकाल 1178 से 1192। जन्मे कब हैं ये? 1149। राजपाट कब संभाला? 1178 92 तक। इन्हें विविध उपनामों जैसे राय पिथौरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम का किला कहाँ है आज भी? दिल्ली। यहाँ लिख लो दिल्ली, अभी भी है। जहाँ NCERT का हेडक्वार्टर है ना, उसी रोड पर पहले इनका किला पड़ता है। टूटा फूटा सा है लेकिन दिखता है अभी भी, किला राय पिथौरा। पृथ्वीराज तृतीय भी इनका नाम है। इससे पहले 2 और आए होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान का एक नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। हिंदू सम्राट थे ही ये। और सपा दल क्षेश्वर, क्यों कहते हैं सपा दल क्षेश्वर? सपा दल क्षेश इनकी टेरिटरी का नाम। जैसे NCR है ना आज नाम, ऐसे तब इनकी टेरिटरी। यहां लिख लो इनका रीजन, इनका एरिया था ये, सपा दल क्षेश। सपा दल क्षेश इनकी टेरिटरी का नाम। तो सपा दल क्षेश्वर बन गए राय पिथौरा, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट पढ़ना। इन्होंने तराइन, करनाल का हिस्सा का पहला युद्ध 1191 में गौरी को हराया। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इन्हें पराजित कर इनकी हत्या कर दी। इसलिए किसका आगमन हो गया आपके देश में? मुसलमानों का। अगर ये गौरी नाम जीतता, पहली बार में ही जैसे हार गया था, अगर गौरी को मार दिया जाता तो क्या कभी ऐबक सोचता कि मैं यहाँ आ जाऊं? ऐबक तो क्या था इसका? जहां राजा की नहीं चली वहां गुलाम की क्या चलेगी? लेकिन ऐबक की हिम्मत क्यों बढ़ी? क्योंकि कौन जीता? अगर फर्स्ट टाइम में इसको मार डाला जाता तो इसकी कभी हिम्मत ना होती गुलामों की यहाँ आने की। इन्हीं के तो गुलाम थे। हमारी लाइब्रेरी जला गए थे। कौन से वाली? नालंदा। वो सोचो, हमने 7वीं 8वीं 5वीं शताब्दी की बनाई लाइब्रेरी, ये जला के चले गए। ये ऐसा कब कर गए? जब ये पहली बार हार गए तो थोड़ी कर गए थे। ये तो जब दूसरी बार जीते तब इनकी हिम्मत बढ़ती गई और फिर ये लगातार अटैक करते रहे। जैसे हमारे राजा की गलती थी, ये पहली बार में इसको मार डालना चाहिए था, या कम से कम इतना डर बैठा देता कि दोबारा ना आता। इनको क्या सूझी, गले में से माला उतार के ले, तू भी मेरे बराबर है। उसको लगा ये मेरी बेइज्जती है। ऐसी सेम गलती एक और आदमी ने की थी, हैदर अली ने। हैदर अली ने किसको जिंदा छोड़ दिया था? DEIC। और उनके घर में उनको संधि करके आ गए। जैसे जब वो इतने ही डरा दिए थे कि वो अपने घर में जाके छिप गए थे, तो मार ही डालने चाहिए थे। DEIC बेशर्म कंपनी थी और फिर दोबारा आ गई। इनको ये शर्म थोड़ी थी कि हमें हरा दिया। जैसे हम लोग इसमें, तुम्हें याद है अपने एक राजा नदी में कूद के मर गया था, जयपाल। बेइज्जती इतनी मान गया कि मुझे इसके लड़के ने हरा दिया तो डूब के मर गया। एक ये थे, इनको कोई बेइज्जती नहीं लगती। हार गए तो क्या हुआ, दोबारा फिर कोशिश कर लेंगे। हम में और इनमें जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन ये जो ज्यादा तुम कर्टसी दिखाते थे ना, इसका नुकसान इतिहास ने उठाया। और इंडिया पे ऐबक ने कौन सा वंश थोप दिया? फिर कितने साल राज कर गए ये लोग? 1500, ये लगा लो 1206 से और 1857, ये सब इन्हीं का तो राज था। फिर इनके बाद अंग्रेजों का राज। आपके लास्ट राजा बस यहीं खत्म है जहां किताब ये पूरी हो गई है। यानी आपके लास्ट बड़े राजाओं में किस किस का नाम आएगा? या तो हर्षवर्धन का या फिर पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद आपको हिंदू राजा नहीं मिलेंगे। इनके साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों की एंट्री और फिर पूरे भारत की तस्वीर बदल गई। तो इतिहास में ये युद्ध बड़े गड़बड़ के थे। नेक्स्ट देखो,
जाटवां। अब अगले 4 पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है पहला? अगला हसन खां मेवाती। इसके नाम के आगे क्या आता है? कोई कॉलेज भी है ना इनके नाम का? क्या नाम है उसका? शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। किससे एफिलिएटेड है? पंडित बीडी शर्मा, रोहतक। तीसरा क्या लिखा है? हेमू, जिसका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्या लिखा है? गोपाल, गोपाल सिंह। ठीक है, इन चारों के बारे में जान लो। जाटवां नाम से तुम्हें दिख रहा है जाटवां इसी इलाके का आदमी होगा। ये बहुत अच्छा आदमी था और हांसी हिसार के आसपास इसकी टेरिटरी बढ़िया थी। इसने बहुत मदद की पृथ्वीराज की। पहली लड़ाई में 1191 में भी और 1192। 91 जीत गया तो पृथ्वीराज ने खुश होकर, भाई इसने मेरा सेना नायक था, इसने मेरी मदद की, इसको एक इलाके का एक तरह से स्वामी बना दिया कि भाई मेरी मदद करने आया तो मेरा दोस्त हो गया। अगली बार फिर लड़ाई हुई, ये फिर मदद करने पहुंचा, लेकिन इस बार इसका जो चहेता राजा था पृथ्वीराज वो हार गया और उसके हारने का असर इस पे भी आना था। फाइनली ये हांसी हिसार की तरफ वहां से लौट तो आए करनाल से, लेकिन बाद में आके फिर इनको भी मार दिया गया। ये लड़ाई झगड़े में शहीद हो गए। तो इस तरह से पृथ्वीराज के साथ साथ किसका चैप्टर भी बंद हो गया? दोनों ने हिम्मत करके पहली लड़ाई जीती थी, दूसरे में दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए। अगला नाम क्या लिखा है? बाबर का नाम सबने सुना है। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। इसके बाद बाबर की एंट्री हरियाणा में हुई और उसी सीरीज में ये हसन खां बाबर से टक्कर लेने के लिए मेवात के आसपास बोला ये एरिया हमारा, हम विदेशियों को एंटर नहीं करने देंगे। हसन खां नाम से पहचानो, ये जो पुराने वाले हैं ना दिल्ली सल्तनत वाले, उन्हीं के वंश में से था। लेकिन बाबर क्योंकि सोचो जब दिल्ली के बड़े राजा को हरा दिया तो हसन खां को वो क्या माने, हसन खां मेवाती को उन्होंने हरा दिया, इनको मार दिया और इनके बेटे को बंदी बना लिया अपने यहाँ कैद में। बाद में इनके बेटे को छोड़ दिया गया था, एक छोटा सा एरिया देके कि ठीक है तुम यहाँ राज करो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये उस आदमी से लड़े जो उस टाइम पर तोपखाना लेकर चलता था, नहीं तो चाहते तो नमस्ते करके साइड हो जाते। इसलिए इनके नाम के आगे क्या जुड़ा कि ये शहीद हसन खां मेवाती। आज इनके नाम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नल्हार में, जिसको अफिलिएशन मिला है पंडित बीडी शर्मा रोहतक से। अगला है हेमू, ये तो प्यार से नाम बिगाड़ के बनाया गया, असली नाम था हेमचंद्र। ये इसने खुद उपाधि धारण कर ली। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य कोई राज परिवार से नहीं था। क्या था पहले? ये तो भैया रेवाड़ी के व्यापारी थे और ये व्यापार करते थे पुराने टाइम से, और इन्होंने उस टाइम पर गन पाउडर बारूद का व्यापार किया। और ये उस टाइम पर शेरशाह सूरी को इनके जो पूर्वज थे वो बम और ये सब पहुंचाते थे। इन्होंने तो सदा पैसा कमाया, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी 5 साल बाद मर गया, 1540 से 45। फिर उसका बेटा जब राजपाट संभालने आया ना तो उसने इनको कहा कि यार तुम बड़े काबिल इंसान हो और क्या ये व्यापार में बैठे रहते हो, तुम आके मेरी सेना संभालो। इस तरह से ये क्या बन गए? सेनापति। और सेनापति बनने के बाद उस टाइम कोई भारत में था नहीं, तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल था। अब ये शेरशाह सूरी के बेटे के सेनापति हैं, उसके पिताजी को ये सामान भेजा करते थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने कहते हैं जीवन में 22 लड़ाइयां लड़ी और 22 की 22 जीती, कभी नहीं हारे ये। और इतना धाक थी, इतना बड़ा नाम था कि उस टाइम पर ये लग रहा था कि शायद ये भारत पे राज करने की काबिलियत रखते हैं। वहां शेरशाह सूरी के वंशज कमजोर पड़े और पूरे भारत के लायक कौन दिखने लग गया? अक्टूबर में आके दिल्ली खाली पड़ी थी, ये दिल्ली में बैठ गए और इन्होंने कहा अब के बाद दिल्ली की राजगद्दी मेरी। दिल्ली हम जानते हैं पहले से बसी हुई है, ढिल्लिका के नाम से अनंगपाल तोमर। उसके बाद दिल्ली में इल्तुतमिश ने भी राजधानी बनाई, तो दिल्ली बढ़िया रहने लायक शहर है। कौन आके रहने लग गया? वैसे भी रेवाड़ी के थे, रेवाड़ी और दिल्ली में 80 किलोमीटर का अंतर है। वहां जाके बैठ गए। 1 महीना बीता था, खबर मिली कि वो जो पुराना भागा हुआ एक आदमी था ना जिसका नाम था हुमायूं, वो एक सेना को लेके आ रहा है। हुमायूं यहाँ आया और 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उसका भी हुमायूं जब यहाँ आया तो उसका बेटा जिसका नाम था अकबर और बैरम खां, ये 1 महीने बाद ये लड़ाई हुई।
इस लड़ाई में बैरम खान, जो बड़ा चालाक शातिर आदमी था, उसने हरियाणा के एक आदमी की मदद ली जिसका नाम था शाह कुली खान। अब इंडिया के शाह कुली खान ने किसकी मदद कर दी? बैरम खान। बैरम खान जो किसका आदमी है? और अब हुमायूं की जगह काम कौन कर रहा है? अकबर। और शाह कुली खान ने जैसे ही हेमू को एक तीर लगा आंख में, ये हाथी के हौद से नीचे गिर गया। इसकी सेना भाग गई वापस मुड़ के, उन्हें लगा हमारा राजा मर गया। ये मरा नहीं था, ये बेहोशी की बस उसमें आया था। और पीछे से तुरंत से शाह कुली खान ने इसको पकड़ लिया और इसकी गर्दन कलम करवा दी। इस तरह बैरम खान ने इसकी मदद से इस हेमचंद्र का खात्मा कर दिया, जो कि कितनी लड़ाइयां जीत के गया था। और ये भी जीतने ही वाला था, वो बाय चांस की बात होती है कि एकदम से आंख में तीर लग गया। और इस तरह ये ताकतवर आदमी 1 महीने बाद ही इसकी लाइफ ही खत्म हो गई। कहाँ तो भारत पे राज करने का सपना, कहाँ लाइफ खत्म। अगला कौन था? इसने मुगलों को इतना दुखी किया, इतना दुखी किया। ये सीही गांव में जन्मे थे, फरीदाबाद। तो मुगलों ने इसको कहा कि भाई ठीक है, तू यहाँ का स्वामी मान लिया, हमारे परेशानी मत क्रिएट किया कर। इसको इस इलाके का, फरीदाबाद का चौधरी और इस पूरी बेल्ट का स्वामी मान लिया। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हरियाणा के एक छोटे से इलाके में, सीही गांव में, फरीदाबाद में जन्मे गोपाल सिंह से मुगल सूबेदार भी डरते और दबते थे। ये वही मुगल हैं जिन्होंने किसको मार डाला था? अभी पीछे पढ़ रहे थे हम, अभी पीछे हमने किसका नाम पढ़ा था? हसन, नहीं ये रहा ना, हसन खां मेवाती। इसको भी तो बाबर ने ही तो मारा था। ये मुगल ही तो हैं, लेकिन मुगल किससे डर के सीधे रहे हैं? गोपाल सिंह। और इसको कह दिया आप यहाँ के चौधरी हैं, आपकी यहाँ चलेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। चारों समझ में आ गए? चलो जल्दी से बस ये 4 कर लो, फिर बाकी कल। पृथ्वीराज चौहान हो गया। जाटवा, जाटवा किसके साथ लड़ा होगा? पृथ्वीराज चौहान। उस तरफ से 2 लोग कौन आ रहे थे? गौरी, और गौरी का खास आदमी ऐबक। यहाँ से चौहान, चौहान का खास आदमी जाटवा। जाटवा और ऐबक लड़ेंगे, गौरी और चौहान लड़ेंगे। अंडरलाइन कर लो। जाटवा हांसी और हिसार के सेना नायक थे। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हांसी के दुर्ग को जीता था। इनकी बेल्ट थी, वापस आए थे अपने एरिया को संभालने, पर ऐबक इनके पीछे पीछे आ गया। अगला पॉइंट टिक करना। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में एक युद्ध में पराजित हुए और इनकी मृत्यु हो गई। यानी 2 सेनापति लड़े, किस किस के? एक गौरी का और एक पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज वाले का नाम है और उस वाले का नाम है ऐबक। ये ऐबक बाद में दिल्ली सल्तनत बना देगा। हसन खां मेवाती किससे लड़े थे? ये बाबर से। शहीद हसन खां, अंडरलाइन कर लो। हसन खां मेवाती लोदी वंश के शासकों के अधीन मेवात के शासक थे। इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मेवात के स्वतंत्र शासक मर गए। राजा मर गया, कौन मर गया? इब्राहिम। तो इसने कहा मैं इंडिपेंडेंट हूं और कोई आया तो मैं लड़ूंगा उससे। कौन आ गया वहां से? बाबर। जब बाबर ने इब्राहिम को नहीं बख्शा तो इनको कैसे छोड़ते? अगला पॉइंट अंडरलाइन कर लो। 27 में बाबर के साथ हुए युद्ध में हसन खां मेवाती मारे गए। इनके पुत्र नाहर खां को बाबर ने बंदी बना लिया, लेकिन क्योंकि इतने बड़े आदमी से लड़ने की सोची, इसलिए हम इसको प्राउड की बात मानते हैं। और नाम क्या कहते हैं? शहीद हसन खां मेवाती। अगला टिक कर लो। हेमू हेमचंद्र। हेमू हेमचंद्र रेवाड़ी के एक साधारण व्यापारी थे। शेरशाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। शेरशाह को ये क्या करते थे? व्यापार में गन पाउडर, इसकी जो तोप थी ना, उनके लिए बारूद, यहाँ लिख लो बारूद। तो ये बारूद भेजते थे। और हमने पढ़ा था ना ब्रास सिटी कब बनी थी? 1535 में ब्रास सिटी की डेवलपमेंट पे काम हुआ था। मैंने लिखवाई थी ये बात, यहाँ लिख लो ये बात। 1535 ब्रास सिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीतल नगरी। पीतल नगरी। तो किसने मदद की होगी बनवाने में? पुर्तगाली, क्योंकि उनको भी नॉलेज थी, उनसे थोड़ी मदद ली थी। चलो आगे पढ़ना। अक्टूबर 1556 में दिल्ली और आगरा पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बने। नवंबर 1556, 1 महीने के अंदर, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से पराजित हो गए। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने इनकी हत्या कर दी। दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य थे। यहाँ लिख लो शाह कुली खान, जहाँ लिखा ना हत्या कर दी। इस शाह कुली खान ने क्या बनवाया था? जो तुम्हारी किताब के बाहर के पेज पर है ना पिक्चर, वो जल महल है। शाह कुली खान, यहाँ लिख लो ये बात, शाह कुली खान की मदद से। तो बैरम खान ने इसका मर्डर किया, इस आदमी का। किसकी मदद ली? शाह कुली खान। शाह कुली खान को कहाँ की प्रॉपर्टी दे दी?
नारनौल की, महेंद्रगढ़, जहां उन्होंने क्या बनवाया? जल महल बनवाया। इसीलिए शाह कुली खां का जल महल इंपॉर्टेंट है। गोपाल सिंह, लास्ट टिक करना, सीही गांव के निवासी बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक फरीदाबाद के मुगल फौजदार ने इनके हमलों से परेशान होकर इन्हें बल्लभगढ़ का स्वामी और चौधरी स्वीकार किया। किसको? गोपाल सिंह को। इनकी चलती थी बल्लभगढ़ के आसपास। चलो बाकी कल।